नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि एक तरफ जहाँ पर अनीका ने एनी को बेच दिया था और एनी के द्वारा चिराग और अब्दुल ये भी वहाँ पर भूमिका को बचाने के लिए आ जाते हैं। और अब तक एनी जॉन ने यहाँ पर भूमिका को सकुशल बचा भी लिया था। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर अनीका उस कॉलेज में टॉप फ्लोर पर आ जाती है जहाँ पर निखिल को बंधक बना कर रखा गया था। जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो वहाँ पर उस कमरे के बाहर 2 आदमी खड़े थे। अब उनमें से वो आदमी कहते हैं कि ब्लैक कैट, पहले तुम अपना मास्क हटाओ, तुम खुद से हटा दो वरना मैं हाथ हटा दूंगा, वरना मैं ही हटा देता हूँ। अब उस आदमी की इस बात पर अनीका कहती है कि ठीक है, ट्राई कर देख लो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि अब तक जिसने भी ब्लैक कैट का चेहरा देखने की कोशिश की है या देखा है वो जिंदा नहीं बचे हैं। ब्लैक कैट की ये बात सुनते ही वो आदमी कहता है कि देखते हैं, और ये कहते हुए ही वो आदमी अब अनीका की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। जैसे ही उस आदमी ने अनीका के मास्क को हटाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो अनीका उतनी ही रफ्तार से अब उस आदमी के मुंह पर एक जोर का पंच मारती है। अनीका ने उस बड़े ही फोर्स के साथ उसके ऊपर एक पंच मारा था जिसके जोर से वो आदमी सीधा ही वहां पर नीचे गिर जाता है। इधर जैसे ही वो आदमी नीचे गिरता है तो अब वो दूसरा आदमी अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लेता है यहाँ पर ब्लैक कैट से फाइट करने के लिए। जैसे ही वहां पर उस दूसरे आदमी ने अपनी फाइटिंग पोजीशन ली तो उसे देखकर अब अनीका सीधे सीधे ही कहती है नॉट अगेन, नाउ दिस टाइम। और ये कहते हुए ही अनीका अब उस आदमी के सीने पर अब अपनी एक जोर की लात मारती है जिससे कि वो आदमी सीधा ही अब वहां में उड़कर एक दीवार से टकरा कर सीधे ही नीचे गिर जाता है। तो वहीं अब अनीका एक लात दरवाजे पर मारती है क्योंकि वहां पर दरवाजा बंद था। अब अनीका ने जैसे ही उस दरवाजे पर लात मारी निखिल को बचाने के लिए तो वो दरवाजा भी अब एक लात से ही नीचे गिर जाता है। इधर अनीका पहले अपनी खुली हुई आंखों से देखती है। अनीका पहले ही धनंजय पीरामल से मिलने के लिए जब जा रही थी तो वो जिन स्टेज को वहां पर उन्होंने पार किया था ऐसे ही कुछ यहाँ भी होने का वो अंदाजा लगाती है क्योंकि अनीका जब रोहित के साथ धनंजय पीरामल से उस हॉस्पिटल में मिलने के लिए गई थी तो वहाँ पर धनंजय की सिक्योरिटी के लिए किंग ने बहुत सारे ही वहाँ पर इंतजाम किए हुए थे। उन सारे ही स्टेजेस को अनीका यहाँ पर अब अपने दिमाग में सोचती है कि शायद यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कर रखा होगा ताकि मैं निखिल को यहाँ से बचा कर ना लेकर जा सकूं। और अब अनीका यहाँ पर अपने कदमों को अंदर की तरफ ये सोचते हुए ही बढ़ा देती है। अब तक अनीका को वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसा उसने अब तक अपने मन में सोचा था, और अब वो यहाँ पर निखिल को ढूंढने के लिए आगे ही बढ़ती जा रही थी। इधर कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब एक रूम के वो पास आ जाती है तो वो यहाँ पर देखती है कि वहां पर एक ग्लास डोर है और वो दरवाज़ा पासवर्ड से खुलेगा। इसलिए अनीका अब उस पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करती है क्योंकि अनीका खुद एक अच्छी हैकर थी तो अनीका के लिए यह आसान था। कुछ ही देर के बाद जब अनीका ने उस पासवर्ड को हैक कर लिया तो उस दरवाजे को में से अब एक रेड लाइट जलने लगती है। उस रेड लाइट जैसे ही वो रेड लाइट स्टार्ट होती है तो उसमें एक 15 सेकंड का एक टाइमर शुरू हो जाता है। उस टाइमर को देखकर अब अनीका अब जल्दी से उसमें पासवर्ड टाइप करने लगती है क्योंकि उसे पता था कि 15 सेकंड के अंदर अगर उसने पासवर्ड को सही नहीं डाला तो यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हो जाएगा और निखिल की जान भी यहाँ पर जा सकती है। क्योंकि अनीका को अंदाजा था कि निखिल जरूर यहाँ पर इसी कमरे में है और अगर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पर इस कमरे
में रखी हर एक चीज़, हर एक मौजूद इंसान सब खत्म हो सकता है। इसलिए जैसे ही अनिका को अब करेक्ट पासवर्ड का यहाँ पर मैसेज आया तो अनिका ने यहाँ पर अब चैन की सांस ली, क्योंकि अनिका ने जैसे उस पासवर्ड को करेक्ट किया था तभी से ही ये 15 सेकंड शुरू हो गई थी। और अनिका अब उस ग्लास डोर को ओपन करती है और अनिका उसको ओपन करने के बाद अब जल्दी से अंदर आ जाती है। अनिका जैसे ही अब उस दूसरे रूम में आती है तो उसे सामने ही दिखाई देता है। उसे सामने देखकर तो अब वो एकदम से ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने यहाँ पर 15 निखिल कोटिल भास्कर थे। क्योंकि अनिका ने सोचा था कि यहाँ पर निखिल कैद होगा, लेकिन यहाँ पर तो जब वो देखती है कि यहाँ पर एक निखिल नहीं बल्कि निखिल के जैसे 15 चेहरे थे। अनिका उन 15 चेहरों को देखकर अब कुछ सोच रही थी कि तभी अब अनिका के कानों में एक AI वॉइस आती है, वेलकम ब्लैक कैट। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ पर इस इंसान को बचाने के लिए आओगी। वैसे मैं किसी और का ही वेट कर रहा था यहाँ आने का, लेकिन चलो तुम आ गई। तुम्हारे लिए मेरे पास अब एक ऑफर है। अब उस AI वॉइस की इस बात पर अब अनिका कहती है, कैसा ऑफर? अब इस बात पर अनिका को जवाब आता है कि तुम किंग की जगह मेरी सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। तुम्हारी सोच से ज़्यादा मैं पैसे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सिक्योरिटी गार्ड बनो, उस किंग की नहीं। क्योंकि मैं सच में तुम्हारा फैन हो गया हूँ तुम्हारे काम को देखकर। अब उसकी इस आवाज़ को सुनकर उस बात पर अब अनिका कहती है कि मुझे आपका ये ऑफर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब फिर से आवाज़ आती है, ब्लैक कैट एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि अगर तुम इस ऑफर के बारे में सोचोगी तो शायद फिर तुम्हारी भी जान बच जाए। लेकिन अब यहाँ पर अनिका फिर से कहती है, मैं अपने कोई भी डिसीजन लेने के लिए बार बार नहीं सोचती हूँ। मैंने एक बार कह दिया कि मुझे आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं है तो मुझे एक्सेप्ट नहीं है। इस बात पर अब उसे फिर से आवाज़ आती है कि ठीक है, एज यू विश, अपनी मौत के लिए तुम फिर तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है। अगर तुमने सही निखिल कोटि भास्कर को नहीं चुना ना तो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ही ब्लास्ट होगा। तो ये मेरा ऑफर रिजेक्ट करने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कीमत तो फिर चुकानी ही होगी, और वो कीमत होगी तुम्हारी मौत। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर एक ब्लास्ट होगा तो उसके बाद तो उस ब्लास्ट की चपेट में तुम भी आ जाओगी। अब उस आवाज़ को सुनते ही अनिका को एक डरावनी हंसी की आवाज़ आती है, जैसे कोई हंस रहा हो। अनिका बड़े ही ध्यान से इन 15 के 15 लोगों को ही देख रही थी कि आखिर इन 15 में से असली निखिल कौन हो सकता है। या सरजी की इस बात पर अभी भी अनजान थे कि ब्लैक कैट ही मिस्टर एक्स है, जिसने ना जाने कितने ही रोबोट को बनाया है। क्योंकि सरजी को अभी तक इस बात के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसे ह्यूमन इमोशंस और रोबोटिक को पहचानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अनिका अब एक एक करके सभी के हाव भाव को नोटिस करने लगी थी कि वो लोग कैसे कैसे मूवमेंट कर रहे थे। और कुछ ही देर में यहाँ पर अनिका के चेहरे पर अब एक स्माइल थी, क्योंकि अब अनिका ने कुछ ही सेकंड्स में इन सारे के सारे रोबोट्स में से असली निखिल को पहचान लिया था। और अब यहाँ पर वो सीट नंबर 6 के पास जाकर अब निखिल के हाथ और पैर को खोल देती है, और यहाँ पर उसके चेहरे पर से अब उस काले कपड़े को भी हटा देती है जिससे उसके चेहरे को कवर किया गया था। कुछ देर तक तो निखिल को कुछ समझ में ही नहीं आता है, लेकिन वो जब अब अपने सामने ब्लैक कैट को देखता है तो वो यहाँ पर ब्लैक कैट को कुछ कहने ही वाला था कि तभी अनिका अपनी आंखों के इशारे से ही उसे कुछ भी कहने से मना कर देती है। क्योंकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा है जो उसके ऊपर नज़र बनाए हुए है, और अगर निखिल ने यहाँ से उसे कुछ भी कहा तो फिर उस शख्स तक उनके बीच में होने वाली सारी ही बातें पहुँच जाएंगी। इसलिए ब्लैक कैट ने पहले ही निखिल को इशारे से मना कर दिया।
इधर ब्लैक कैट और निखिल जैसे ही अब वहां से भागने लगते हैं तो वो रोबोट जो कि यहाँ पर नकली बनकर उसके साथ बैठे हुए थे, अभी वो सभी भी उन्हें यहाँ पर घेर कर खड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बाकी के 14 रोबोट थे, क्योंकि अब वो निखिल को और अनिका को यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। यहाँ अनिका भी अब अनिका ने जब देखा कि ये 14 के 14 रोबोट अब उन्हें घेर कर खड़े हो गए हैं तो अनिका ने भी गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींच लिया था और अब वो यहाँ पर निखिल को साइड में होने के लिए कहती है, क्योंकि अनिका जानती थी कि अगर वो इन सारे ही रोबोट के साथ फाइट करेगी तो हो ना हो निखिल को शायद इसमें कोई भी हानि हो सकती है। इधर भूमिका की ये देखकर इधर अब अनिका का ये सा इशारा देख कर ही निखिल समझ जाता है कि उसका बीच में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, इसलिए अब निखिल भी खुद साइड हो जाता है और यहाँ अनिका अब अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेती है। और अनिका अब यहाँ पर अपनी फाइटिंग पोजीशन लेकर अब उन सभी रोबोट के साथ फाइट करने लग जाती है। पहले तो इन 14 रोबोट में से एक एक बारी बारी से आ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर इन रोबोट ने देखा कि अनिका यहाँ पर एक एक रोबोट को बड़ी ही आसानी से खत्म कर रही थी तो वो सभी रोबोट अब एक साथ से अनिका के ऊपर अटैक कर देते हैं। अनिका ने तो खुद किंग की स्टैचू को पहले ही हराया था, इसलिए उसके लिए इन लोगों को डिसमेंटल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि अगर अनिका ने पहले रोबोट के साथ फाइट नहीं की होती तो शायद अनिका को थोड़ा बहुत सोचने में समय लगता, लेकिन अनिका ने ये काम पहले भी किया था क्योंकि किंग के पैलेस में रहकर अनिका ने अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को थोड़ा सा और बढ़ाया था, इसलिए अनिका ने कुछ ही समय में इन सारे ही रोबोट को डिसमेंटल कर दिया था। और यहाँ अनिका ने अब इस काम को कर दिया था। यहाँ पर अब सारे के सारे रोबोट अभी जमीन पर गिरे हुए थे और वो अब अपने टैब को अब वो अपने टैब को निखिल की तरफ फेंकते हुए कहती है, जितनी जल्दी हो सके इन सब को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि हमें यहाँ से निकलने से पहले इन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा, अदरवाइज ये फिर से हमारे साथ फाइट करने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे। इधर ब्लैक कैट की ये आवाज़ सुनते ही निखिल अब उस टैब को अपने हाथ में कैच करता है और उसके बाद अब वो बड़ी ही तेजी से उस टैब में कुछ टाइप करने लगता है। जहाँ एक तरफ अनिका फिजिकली इन सभी को ही रोक कर रखती है तो वहीं दूसरी तरफ निखिल इन्हें अब डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। कुछ ही देर में वो सभी अब यहाँ पर बारी बारी से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उनमें से एक को तो अनिका अपने हाथों से ही उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है, जो कि कहीं दूर जाकर गिरता है। उसके गिरते ही अब अनिका के कानों में अब कुछ आवाज आती है तो वो अब उसी दिशा की तरफ जाने लगती है जहां से उसे वो आवाज आ रही थी। तो वहीं निखिल भी अब ब्लैक कैट के पीछे पीछे ही जाने लगता है और कुछ ही देर में वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वैसे तो यहाँ पर पूरे के पूरे रूम में अंधेरा था, लेकिन यहाँ पर एक जगह से अनिका और निखिल की नाक में एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। वो दोनों बस उस महक को ही फॉलो करते हुए ही उस तरफ ही जा रहे थे। यहाँ अनिका ने अब अपने फ़ोन से टॉर्च को ऑन किया। वो दोनों अब चलते हुए ही अब एक रूम में आ जाते हैं तो वहाँ पर एक एयर टाइट कंटेनर में कुछ केमिकल रखा हुआ था। उस केमिकल को देखकर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि हो ना हो कहीं ये वही तो केमिकल नहीं है जिसे मैं खुद ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये सोचते हुए ही अनिका अब जल्दी से उस कंटेनर के पास जाती है तो वहीं निखिल अब अपने आसपास देखने लगता है कि यहाँ पर कहीं कोई कैमरा तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी ने उनके लिए ये ट्रैप बिछाया हुआ हो और वो दोनों ही इस ट्रैप में फंस जाएं। यहाँ अनिका अब बड़ी ही जल्दी से उस कंटेनर को उठा लेती है। उस कंटेनर को लेने के बाद अब वो निखिल का हाथ पकड़ कर कहती है, वी हैव टू जंप। इधर यहाँ पर ब्लैक कैट की ये बात सुनते ही अब निखिल कहता है, हम 12th फ्लोर पर हैं, यहाँ से कूदेंगे तो सीधा ही हम ऊपर ही मिलेंगे, क्योंकि 12th फ्लोर से कूदना मतलब खुदकुशी करना। इधर निखिल की ये बात सुनते ही अब अनिका उसकी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती है और अब वो निखिल के साथ सीधा ही जंप कर देती है।
जैसे ही यहाँ पर अनिका और निखिल दोनों ही मिडल तक आते हैं तो यहाँ एक तरफ निखिल की चीख निकल रही थी, तो वहीं अनिका ने अब अपना एकदम से पैराशूट खोल दिया था और उस पैराशूट की मदद से अनिका अब निखिल के साथ एक सेफ लैंडिंग करती है। और अब वो यहाँ पर निखिल से कहती है चलो यहाँ से। इधर ब्लैक कैट की ये आवाज़ सुनते ही अब निखिल कहता है थैंक गॉड, मेरे साथ साथ आपका काम भी पूरा हो गया। इधर निखिल की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है ये बात हम बाद में, पहले यहाँ से चलो। अनिका अब निखिल को लेकर सीधा ही गेट के पास पहुंची ही थी कि तभी उन दोनों के कानों में एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज़ आती है। जब निखिल यहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है तो वो अब अनिका से कहता है तो ये वजह थी जो आपने विंडो से जंप करने का इतनी जल्दी फैसला लिया। अब निखिल की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो अब निखिल से कहती है कि अभी जल्दी से चलो, मुझे कहीं और भी जाना है। अब अनिका की इस बात पर अब निखिल कहता है ओके। यहाँ अनिका भी अपनी बाइक को स्टार्ट करती है तो वहीं उस कोल्ड स्टोरेज बॉक्स को लेकर अब निखिल उसके पीछे बैठ जाता है और वो दोनों अभी यहाँ पर सीधा ही रेखा मूर्ति के पैलेस के लिए निकल जाते हैं। अनिका ने यहाँ पर अपनी बाइक की स्पीड इतनी तेज की हुई थी कि निखिल अब उससे कहता है लगता है कि आज आप मुझे मार कर ही रहेंगी। अरे भले ही आपने मुझे वहां पर उनके चंगुल से बचा लिया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब मैं जरूर इस रोड एक्सीडेंट में मारा जाऊंगा। एक तो आपने मेरे धड़कनों को तभी ही रोक दिया था जब आपने 12वीं मंजिल से मुझे छलांग लगाने के लिए कहा था। निखिल की इस बात पर अब अनिका कहती है रिलैक्स निखिल, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा ब्लू में। इधर कुछ ही देर में अनिका अब अपनी बाइक को रेखा मूर्ति के पैलेस में आकर खड़ी कर देती है और अब वो यहाँ पर अपनी बाइक को पार्क करने लगती है। उसके बाद अब वो निखिल से कहती है अब चलें। अनिका की इस बात पर अब निखिल कहता है हाँ चलते हैं। इधर अनिका अब निखिल से उस कोल्ड स्टोरेज बॉक्स को लेकर वो अंदर आ जाती है। जैसे ही अनिका यहाँ पर अंदर आती है तो वो देखती है कि रेखा मौसी वहीं पर ही बस अनिका के आने का ही वेट कर रही थी, क्योंकि रेखा मौसी ने अनिका को ब्लैक कैट के आउटफिट में बाहर जाते हुए देखा था, इसलिए वो यही सोच रही थी कि आखिर अनिका कहाँ गई होगी। इधर अनिका उस कोल्ड स्टोरेज बॉक्स को अब रेखा मूर्ति को देते हुए कहती है ये मौसी, इसे आप संभाल कर रखिए, जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे इसे ले लूँगी। अनिका की इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है ठीक है अनिका, जैसा तुम्हें ठीक लगे, अब जाओ जाकर आराम करो। और हाँ निखिल, तुम अभी अपना रूम पसंद कर लो कि तुम्हें कौन से कमरे में रहना है। रेखा मूर्ति की इस बात पर अब निखिल कहता है एनी रूम इज फाइन फॉर मी। इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है अनिका, रोहित का नाइट सूट निकाल कर निखिल को दे दो, कल निखिल के लिए यहाँ पर कपड़ों का अरेंज हो जाएगा। रेखा मूर्ति की इस बात पर अब निखिल कहता है अरे रहने दो, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरा बैग यहाँ एक होटल में ही है, उसमें मेरे सारे ही नेसेसरी चीज़ें हैं। अब निखिल की इस बात पर अनिका कहती है तुम्हें लगता है कि वहाँ जाना अब तुम्हारे लिए सेफ रहेगा? लाइक सीरियसली निखिल, अभी तुम मौत के मुंह से बच कर आए हो, तो तुम अभी अपने रूम में जाओ, मैं सर्वेंट के हाथों से मिस्टर मारवा की नाइट ड्रेस वहाँ पर भिजवा देती हूँ, तुम अच्छे से चेंज कर लेना। तुम भी रिलैक्स करो, अब हम कल बात करेंगे। और हाँ, मुझे सब कुछ जानना है कि तुम उन लोगों के ट्रैप में कैसे फंसे, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर हमारे दुश्मन कितने ताकतवर हैं और कितने नहीं। इधर अनिका की इस बात पर अब निखिल कहता है ठीक है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। इधर अनिका भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर अनिका के अपने रूम की तरफ जाने के बाद तो वहीं निखिल भी अब अपने रूम के लिए निकल जाता है, तो वहीं रेखा मौसी अब उस बॉक्स को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो इधर बीच में ही उसकी मुलाकात अब स्वाति मल्होत्रा से होती है, क्योंकि जैसे ही वो अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब उसी की तरफ ही आ रही थी। और उसे देखकर अब रेखा मौसी कहती है क्या हुआ है दीदी, सब ठीक तो है ना?
अब रेखा मूर्ति की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ सब ठीक है, वैसे तुम्हारे हाथ में ये क्या है? अब स्वाति की इस बात पर रेखा कहती है, हाँ कुछ खास नहीं दीदी, वो बस अनिका मेरे लिए एक दवाई लेकर आई थी तो वही है, तो मैं बस इसे लेकर चलती हूँ। इधर ये कहते हुए ही रेखा मूर्ति अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा के दिमाग में अभी यही बात चल रही थी कि मल्होत्रा फार्मेसी की दवाइयाँ अचानक से मार्केट में बैन क्यों हो गई थी, क्योंकि किंग ने यहाँ पर मल्होत्रा फार्मेसी की सारी ही दवाइयों को बैन करवा दिया था। और ये खबर अब तक स्वाति मल्होत्रा के पास भी पहुंच चुकी थी और इस बात से वो परेशान भी थी। अब वो यही सोचती है कि क्या सच में श्वेता से कोई गलती हो गई है क्या, जिसकी वजह से मल्होत्रा फार्मेसी की दवाई इतनी जल्दी उनके ऊपर बैन लग गया है। ऐसी क्या कारण हो सकता है? क्या मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ कि अनिका से इस मैटर पर मैं बात करती हूँ, हो ना हो अनिका को जरूर इसके बारे में कुछ पता होगा या वो इसमें कुछ हेल्प कर सके। यही सब सोचकर स्वाति मल्होत्रा अब सीधा ही अनिका के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर रिया अपने रूम में एक बार फिर से अब उस गेम को खेलने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बार बार इस गेम में हार रही थी, इसलिए इस गेम को खेलने के लिए वो फिर से बैठ जाती और वो अब अपने मन में सोचती है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस गेम को जरूर जीतूंगी, क्योंकि जब तक मैं इस गेम को नहीं जीत लूंगी तब तक तो मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। ये कहते हुए ही रिया अब अपने कंप्यूटर को ऑन कर देती है और वो अब लाउड म्यूजिक भी लगा देती है और कुछ ही देर में अब रिया अपना गेम फिर से खेलना स्टार्ट कर देती है। इधर इंडिया में भीमेश्वरी गांव में इससे पहले कि वो चारों कोई भी यहाँ पर स्टेप लेते कि तभी उस मंदिर में शिव जी के वाहन नंदी जी की मूर्ति बनी हुई थी। अचानक से उस मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और यहाँ ये चारों बस खिड़की से ही बाहर का नजारा देख रहे थे। उस नंदी जी की आंखें ऊपर हो जाती हैं और वो अब अपने टारगेट ढूंढने लगता है। उनकी आंखों से ऐसे फायर निकलने लगता है जैसे कि यहाँ पर मशीन गन की फायरिंग हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर इस नंदी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई रोबोटिक हो और ये ऐसा लग रहा था जैसे ऑटोमेटिक मोड में लग गए हों। इधर इस फायरिंग की आवाज से तो मंदिर की बिल्डिंग पर अब एक शेर की तरह डिजाइन बना हुआ था, वो भी अपने टारगेट को अब ढूंढने लगता है और उसकी दहाड़ में ऐसी ताकत थी कि खुद नेत्रा के लिए भी इस ताकत को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। अब उस रूम से इधर बूढ़ी अम्मा बाहर निकल कर आ जाती है और वो भी अब उन चारों के पास आकर कहती है, देखा मेरे शिव का चमत्कार। इधर उस बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनते ही अब राजीव कुछ कहने ही वाला था कि अब महेंद्र उसे रोकते हुए कहता है, तू कुछ अभी मत बोल मेरे भाई, तू एक साइंटिस्ट की तरह सोच रहा है, ये अभी जो भी कुछ कह रही है उसे कहने दो, एक बार नॉर्मल लोगों की तरह सोचकर तो देखो, क्योंकि मुझे पता है तुम अब इनसे जो भी कहोगे वो एक साइंटिफिक रीजन से ही कहोगे, लेकिन तुम बस अब नॉर्मल होकर देखो, हमारी आंखों के सामने जो भी कुछ हो रहा है वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। थोड़ी देर के लिए अपने साइंटिस्ट के भूत को प्लीज एक साइड रख दो। इधर महेंद्र की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, तुम्हें वो दमयंती का बनाया हुआ अजगर याद है ना महेंद्र? वो क्या अजगर था? नहीं ना, वो सिर्फ लोगों को भ्रम में डालने के लिए ही था, क्योंकि सच बात तो ये है कि वो कोई अजगर था ही नहीं। इसलिए यहाँ भी ये कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, यहाँ पर बेस्ट इंजीनियरिंग की गई है ताकि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो उसे कंट्रोल किया जा सके, जिसे नॉर्मल लोग चमत्कार समझ रहे हैं, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है। ये एक इंजीनियरिंग है, इसलिए वो प्रोफेसर यहाँ पर अब तक सेफ है, क्योंकि यहाँ मंदिर अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकता है। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ चमत्कार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस आवाज को सुनना नेत्रा के लिए अभी बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो आवाज जैसे सिंह की दहाड़ के जैसी थी, इसलिए वो अब अपने चॉपर को सीधा ही डर के मारे दिल्ली की तरफ लेकर जाने लगती है। तो वहीं वो बाकी सभी के चॉपर अब एक एक करके आसमान में ही ब्लास्ट होते जा रहे थे, क्योंकि नेत्रा
ने तो बड़ी ही सावधानी से यहाँ पर अपने चोपर को बचा लिया था। इधर कुछ ही देर में यहाँ सब अब शांत हो गया था। ये सब देखकर तो अब धनंजय पीरामल कहते हैं, चलो चलो, कम से कम ये तूफान तो शांत हुआ। इस बात पर अब वो बूढ़ी अम्मा वहां पर आकर कहती है कि ये मंदिर एक रहस्यमय मंदिर है, इसलिए तो मैं अब तक यहाँ पर सुरक्षित हूँ, क्योंकि सच बताऊं तो इसी मंदिर की वजह से मैं आज तक बची हुई हूँ, वरना कब का मुझे भी मार दिया गया होता। अब उस बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है, क्या आप बताएंगी कि आपके साथ क्या हुआ था और आप यहाँ पर इतने सालों से क्यों छुपे हुए हैं? क्योंकि अकेले इतनी बूढ़ी एज में सच में काफी मुश्किल होता होगा ना मैनेज करना। और वैसे भी छुपने के लिए आपने एक यही जगह ही क्यों चुनी है? प्रोफेसर साहब, क्या आप मुझे बताएंगे? अब राजीव की ये बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने कहा ना कि मैंने इस जगह को चुना इसलिए ही तो मैं जिंदा हूँ। और रही बात कि मेरे साथ क्या हुआ और किसने किया, तो बस इतना ही समझ लो कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धोखा दिया है, इसी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। ये कहते हुए ही वो बूढ़ा आदमी अब उन सीढ़ियों से अंडरग्राउंड की तरफ जाने लगता है, तो वहीं उसके पीछे पीछे अब ये सभी भी जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में किंग के चेहरे पर अब एक परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो अब अपना फोन उठाकर एक नंबर को डायल कर देते हैं। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है तो अब किंग कहते हैं, मैंने कहा था ना कि मल्होत्रा फार्मेसी की दवाई को बैन कर दो, तो तुमने ये क्यों नहीं किया? अब किंग की इस बात पर अब किंग को सामने से आवाज आती है, किंग, वो कविन अनंता का मैसेज आया था कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं, और आपने सालों पहले ही ये नियम बनाया था कि अगर किंग के ऊपर किसी का डिसीजन होगा तो वो हमारी कविन ही होगी, इंपीरियल किंगडम की कविन। अब उस शख्स की इस बात पर अब किंग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और वो अब अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इधर कुछ देर तक शांत रहने के बाद अब वो कहते हैं, क्या तुमने पता लगाया कि अनंता ने अपनी उस पावर को किसे दिया है? क्योंकि अनंता अब इस दुनिया में नहीं है, तो जरूर उसकी ये पावर किसी के पास होगी जो ये सब कुछ कर रहा है। किंग की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज आती है, नहीं किंग, इसका तो कोई भी आइडिया नहीं है कि कविन अनंता ने अपनी लीगेसी किसे विरासत में दी है। अब ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, ठीक है फिर। इसके बाद वो अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि किंग को अभी भी इसके बारे में अंदाजा नहीं था कि सच में कविन अनंता जिंदा है। वो बस अब यही सोच रहे थे कि कविन अनंता तो मर चुकी है, शायद उसकी पावर की वजह से किसी ने उसके ऊपर ये डिसीजन लिया होगा जो मल्होत्रा फार्मेसी की दवाई अभी तक बैन नहीं हुई है। इधर वो अब अपने फोन को साइड में रखकर अब वो विंडो के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो भी यही सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसे अनंता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि ये बात तो अनंता भी जानती थी कि मेरे हर डिसीजन के ऊपर उसका डिसीजन होगा। लेकिन फिर भी अनंता ने ये सब क्यों किया होगा? आखिर उसका वो भरोसेमंद इंसान कौन हो सकता है जिसके बारे में आज तक मैं नहीं जानता। इधर लंदन के पास बने अभी उस गांव में भाग्यश्री अब डॉक्टर अमृता से कहती है, मैडम, आपने देखा, आज पहली बार उसने अपनी क्वीन की पावर इस्तेमाल किया है। अब भाग्यश्री की इस बात पर अब कविन अनंता कहती है, वो करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या है ना कि सिकंदर ने उसे मजबूर ही इतना कर दिया, क्योंकि जब सिकंदर ने मारवा हाउस को बर्बाद करने का फैसला लिया था तो वो खामोश थी। वो बस चुपचाप देखती रही, उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि इस मामले में उसे सिकंदर सही लग रहे थे। लेकिन मल्होत्रा परिवार के साथ जो सिकंदर करना चाह रहे थे वो तो सच बताऊं तो मेरी नज़र में भी बिल्कुल गलत ही था। अरे सालों पहले जो आयशा के साथ हुआ था उसमें इन लोगों की कोई भी तो गलती नहीं थी, और जिसकी गलती थी वो तो सिकंदर के पास है ही। इसलिए वो शख्स के साथ जो कुछ भी करना चाहता है वो उसके साथ बड़ी ही आसान से कर सकता है, क्योंकि सिकंदर की शायद आंखें अब बंद हो चुकी हैं। वो सच में अभी यहाँ पर अपने दिल से मजबूर हो चुका है। नहीं तो सिकंदर को खुद भी पता होना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहा है।
अब यहाँ पर कविन अनंता की ये बात सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है, आपको कविन की पोजीशन तो किंग नहीं दी थी ना मैडम। अब भाग्यश्री की इस बात पर अब अनंता कहती है, हाँ दी थी, क्योंकि सिकंदर को लगता था कि वो आगे चलकर अगर कोई भी गलती करे या फिर उनसे कोई गलत डिसीजन लिया जाए तो मैं उस समय उनके डिसीजन को ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि किंग कई बार ऐसे गुस्से में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। और आज उसने सिकंदर के डिसीजन को बदलकर ये साबित कर दिया कि मैंने सही इंसान के हाथों में अपनी लीगेसी दी है। इधर कविन अनंता की ये बात सुनते ही भाग्यश्री कहती है कि मैडम अब तक तो वो सर जी किंग को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके लिए हुए इस डिसीजन की वजह से अब तो सभी इस बात का पता लगाना चाहेंगे कि आखिर वो कौन है जिसे कविन अनंता ने अपनी लीगेसी दी है, क्योंकि अब तक तो सभी उस शख्स तक पहुंचना चाहते होंगे, क्योंकि ये खबर तो अब की तरह सब तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इतने सालों में आज तक कभी उन्होंने अपनी इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया था ना, लेकिन आज उसने ऐसा कर दिया है, इसलिए वो अब पिरामल विरासत की नज़र में आ गई है। और इतना ही नहीं, पिरामल रियासत से जुड़े सभी ने महेंद्र मल्होत्रा फार्मेसी को बड़े बड़े ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि ना हो सभी को अब यही लगा है कि कविन अनंता मल्होत्रा फार्मेसी को बचाना चाहती है, इसलिए ही वो अब सब मल्होत्रा फार्मेसी के साथ डील करना चाहते हैं, क्योंकि खुद महारानी ने उस फार्मेसी को सपोर्ट किया है, यही कारण है। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनते ही अब कविन अनंता कहती है, ये क्या किया उसने। उम्मीद करती हूँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे चलकर उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो फिर तो उसके लिए भी खुद एक प्रॉब्लम हो सकती है। इधर कविन अनंता की इस बात पर भाग्यश्री कहती है, आप उसके दिमाग को अभी शायद कम आंक रही हैं मैडम, ये काम उन्होंने किया है, लेकिन नाम कविन आलिशा का होगा। अब भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अब कविन अनंता कहती है कि हाँ ये अच्छी बात है। सच में यहाँ कविन अनंता अब एक गहरी सोच में चली जाती है, तो वहीं भाग्यश्री के कानों में अब यहाँ पर दरवाजे को नोक होने की आवाज आती है। जैसे ही यहाँ पर दरवाजा नोक होने की आवाज आती है तो भाग्यश्री अब कविन अनंता से कहती है, मैडम आप अभी छुप जाइए, शायद यहाँ पर युवराज ही होंगे। ये सुनते ही अब कविन अनंता अब सीधा ही किचन में चली जाती है ताकि अलेक्जेंडर को वो दिखाई ना दे।